हम सब के स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसके पीछे अगर जाएं तो हमारा खान पान है। और स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा धन है। कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। और ये भी कहा गया साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। ये जितनी भी बातें कही गई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के कारण उनका पूरा कैरियर चौपट हो जाता है। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो रही है, पढ़ाई में अच्छा कैरियर है, लेकिन हेल्थ अच्छी ना होने के कारण वो अपने कार्य की परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पाते, कि उनका उस कार्य पर फिर कंसंट्रेट नहीं हो पाते, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो एक बहुत मोटी कहावत है, अगर टूल आपका अच्छा होगा तो जॉब भी आपका अच्छा होगा। क्योंकि टूल के बगैर कोई भी आज का कार्य अच्छा नहीं होता है। और इसको शास्त्रों में भी कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये हमारा जो शरीर है बड़े भाग्य से मिला हुआ है। और इस शरीर की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। शरीर रक्षा हमारा पहला धर्म है। फिक्स योर प्रायोरिटीज। तो अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी है और हेल्थ को हमें ठीक रखना है। तो हेल्थ को ठीक करने के लिए आज जो साइंस ने कुछ चीजें सिद्ध किया है कि हम आप 90% साइकोसोमोटिक हैं, मनगत रोग, जिनको अध्यात्म की भाषा में बहुत ऊंचे दर्जे का ज्ञान बता दिया गया। कहा गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, ये जितने भी संवेग हैं, इनका प्रक्षेपण, इनका साइड इफेक्ट ही हमारे शरीर में रोग के रूप में आता है। तो अब इतनी सूक्ष्म चीज को अगर हम बेसिक में बच्चों को बता दें, पूरी फैमिली में इसका ज्ञान हो जाए कि क्रोध करने से क्या नुकसान हमारा हो रहा है, ईर्ष्या करने से क्या हमारा नुकसान हो रहा है, द्वेष करने से हमारा क्या नुकसान हो रहा है, लोभ करने से, लालच करने से क्या नुकसान हो रहा है। अगर इन चीजों की बेसिक में ही हमें जानकारी मिल जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारे रोगों से हम आप बच सकते हैं। आज हम आप खुद देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हुई, आईएएस हुए, पीसीएस हुए, डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, लेकिन अगर हेल्थ की कोई भी इशू है, उस इशू की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा फोकस फिर उधर ही हो जाता है। तो इसलिए बेसिक पे हमें काम करना है। और आज ये जो हमारा दिन है महिला दिवस के रूप में, 10, 20, 30 तारीख को जो होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहनों से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि अपना किचन अगर संभाल लेंगी तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन स्वस्थ रहेगी। आज मैं आपको अपना ही एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे घर में कोई दर्द निवारक दवा आपको नहीं होगी, बुखार की दवा नहीं होगी, एंटीबायोटिक नहीं होगी, पेट संबंधी कोई दवा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आज मेरी नातिन जो है 11 साल की है। इस 11 साल की उम्र में आज तक उसको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देना पड़ा। तो उसका नेचर ही ऐसा बना हुआ है कि अगर उसको जरा सा बुखार हुआ, सर्दी हुई, जुकाम हुआ, कुछ भी हुआ, तो पहले तो उसका अपने आप खाना ही छूट जाता है।
खाने की उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, डिमांड भी नहीं करती, हम लोग उसको प्रेस भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि उसने अगर कुछ खाया, दवा खाई, तो दिक्कत आएगी। अब आज उसका ब्रेन इतना शार्प है कि अब तो वो 5वीं क्लास में गई है, 4थी क्लास में ही उसने एक बुक लिखी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है वो, स्टोरी बुक है, इंग्लिश में है। हमारे यहाँ टीवी का प्रयोग ना के बराबर है, हम लोग कोई टीवी नहीं देखते हैं, उसके लिए 1 घंटा निश्चित रहा है, अब तो वो भी नहीं देखती है। और उसको मोबाइल दिया नहीं गया, केवल कोरोना काल में मोबाइल उसको दिया गया, क्लास हो रही थी इसलिए, लेकिन बाकी उसका मोबाइल का यूज नहीं है। तो ये कैसे हो पाया? इसका वजह यही है कि हम लोग खुद डिसिप्लिन में रहते हैं, हर काम समय से होता है। तो हमारे घर में अगर महिलाएं डिसिप्लिन हैं और उनका किचन सही है, तो किचन के ही माध्यम से बहुत सारे रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। और आज हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि हमारे किचन में क्या चीजें हैं और किन चीजों को कैसे हम उपयोग करें। जैसे अभी डॉक्टर मधु मोहन बहन ने बहुत अच्छा चर्चा किया कि खान पान हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारे भोजन से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। अब भोजन ही बीमारियों का कारक बनता है, तब भोजन को ही क्यों न ठीक कर लें। जैसे बहन जी ने बताया कि लोग डायबिटीज में मीठे फल बंद कर देते हैं, बिल्कुल नहीं बंद करना है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की जरूरत है। ठोस फल जितने भी हैं, मीठे फल, वो डायबिटीज में बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज का काम करते हैं। जैसे अमरूद हुआ, सेब हुआ, केला हुआ, पपीता हुआ, और आपका ये नाशपाती हुआ, बाबू गोसा हुआ, नागा हुआ, ये जितने भी ठोस फल हैं, सभी ठोस फल भरपेट आप खाइए, उससे शुगर किसी की नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर रसीले मीठे फल आप खाएंगे या जूस पिएंगे, तो संभावना है कि आपका शुगर कुछ बढ़े। तो आज हम इसी पर थोड़ी सी भोजन के विषय में चर्चा करेंगे, इसके बाद कुछ घरेलू टिप्स आपको देंगे, जो आप किचन के माध्यम से ही आप काफी रोगों को अपने नियंत्रण में ले आ सकते हैं। तो पहली एक तो बीमारी हमारे शरीर में होती है, वो कॉन्स्टिपेशन की होती है, कब्ज जिसको कहते हैं, कोष्ठबद्धता भी कहते हैं। तो ये कोष्ठबद्धता सभी बीमारियों की जड़ है। अब कोष्ठबद्धता होती क्यों है? फाइबर वाली डाइट न लेने से, रिफाइन भोजन करने से, मैदे वाली चीजें खाने से, रिफाइन तेल खाने से। तो ये जितना ही रिफाइन हम लेते हैं, उतना ही कोष्ठबद्धता हमारी बढ़ती है। कोष्ठबद्धता का मतलब ये है कि उसके अंदर जो फाइबर है, और फाइबर हमारा बी कॉम्प्लेक्स है, B12 है, B6 है, उसके अंदर चाहे गेहूं में चोकर जब निकाल दिया गया तो कोष्ठबद्धता पैदा करेगा, दालों के अगर छिलके हमने निकाल दिए हैं तो कोष्ठबद्धता आएगी। इसका मतलब यह है कि पूर्ण अन्न हमें लेना अपने शरीर के लिए उपयोगी है। अब जैसे चीनी हम प्रयोग करते हैं, चीनी में मोलासेस निकल गया है, तो उसको चीनी को जो डाइजेस्ट करने के लिए तत्व चाहिए था, वो तो बाहर हो गया, अब केवल वो कार्बोहाइड्रेट ही रह गया, और उसमें केमिकल्स जो रिफाइन करने के लिए केमिकल प्रयोग है वो अलग हो गए। तो इस तरीके से वो चीनी हमारी बॉडी से ही मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन लेगा, तब वो डाइजेस्ट होगा। तो इस प्रोसेस को, इस चीज को हमें समझना जरूरी है कि हम रॉ फॉर्म में भोजन लें, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और हमें अपना पूर्वजों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। हम पीछे जाएं, हम देखें कि हमारे घरों में सुबह का नाश्ता क्या होता था। गेहूं उबाल लिया,
चना उबाल लिया, मटर उबाल लिया, लोबिया उबाल लिया, उसको थोड़ा सा हल्का और मिर्च, भुना पिसा जीरा, काली मिर्च के साथ खाया। अब खा के देखिए, अब बच्चों को भी ये खिलाइए। हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं, अब बच्चों का टेस्ट भी हमने बिगाड़ दिया है। तो उनको कुरकुरे पसंद है, चाउमीन पिज्जा पसंद आ गया है, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स है उससे एडिक्शन पैदा होता है। और ये अगर हमारे भोजन में सम्मिलित हो जाए, जैसे गांव का जीवन अगर हम देखें, तो गांव में भी अब शुगर पहुंच गई है, गांव में भी डायबिटीज पहुंच गई है जबरदस्त, ब्लड प्रेशर पहुंच गया है, अर्थराइटिस पहुंच गई है। उसके पीछे यही रीजन है कि हम उस कल्चर को भूल चुके हैं, जो हमारी संस्कृति थी उसको हम भूल चुके हैं कि रॉ फॉर्म में ज्यादा चीजें खाना ये हमारी पहले संस्कृति का एक अंग था। जैसे अभी पीछे एक त्योहार आया जिसको हम लोग गुड़िया बोलते हैं या नाग पंचमी बोलते हैं। उस दिन गांव में मेरी नातिन जो है आई, नाना कल क्या भोजन बनेगा, आप अपनी बात बताएं। तो मैंने कहा बेटा इस त्योहार में तो हम लोग तो उसको कोहरी कहते हैं, कोई घुघरी कहता है। तो हमने कहा बेटा सुबह तो वही बनता है, चाहे गेहूं उबालो, चाहे मिला के चना उबालो, चाहे लोबिया। तो लोबिया उबाली गई, सब लोगों ने बड़े चाव से उसमें प्याज काट करके, नींबू डाल करके, भुना पिसा जीरा काले मिर्च डाल करके, बहुत ही टेस्टी बना, सबने खूब खाया। तो कहने का मतलब ये चीजें जो हमारे कल्चर में थी, संस्कृति में थी, वो चीजें हम भूलते चले जा रहे हैं। तो ये चीजें हमें पुरानी याद करनी पड़ेगी। पहले हम लोग गांव में थे, दूध दही होता था, सुबह को मट्ठा भिगोया गया, मक्खन निकाल करके ताजा मट्ठा गुड़ के साथ आराम से पी लिया, 1-1.5 लीटर तक गुड़ के साथ। दोपहर में मट्ठे को हींग और जीरा से छौंक लिया, तो उसके साथ खा लिया। तो कहने का तात्पर्य ये जो चीजें हैं हमारे आज, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक, ये चीजें हम अलग से ले रहे हैं, और दही और मट्ठे के अंदर प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक ऑलरेडी है। तो अब बताइए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम कहाँ ये चीजें दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं ना, इसीलिए तो हमारे सामने बीमारियां हैं। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक अगर पेट में डेवलप होता रहे खान पान के माध्यम से, तो हमारे डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, डायबिटीज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये चीजें भोजन के माध्यम से हम कैसे अपने आप को ठीक रखें, दिनचर्या को हम कैसे अपनी ठीक रखें, और सोच को हम अपनी कैसे ठीक रखें, इन तीनों चीजों पर अगर हम काम करेंगे, तो जो पहली हमारी बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, जिससे अनन्य रोगों की जननी कहा गया, जनक है वो कॉन्स्टिपेशन। अगर सुबह को आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है तो दिन भर आप फ्रेश रहते हैं। पता चला सुबह गए, घंटों बैठे रहे, फिर भी पेट क्लियर नहीं हुआ, फिर बार बार जाना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, कार्य हमारा पूरा बाधित हो गया। एक हमारे पास ऐसे ही प्रमुख सचिव रैंक के अधिकारी आए, कहने डॉक्टर साहब इसकी वजह से हम 11 के पहले घर से निकल नहीं पाते, इसका उपचार करिए आप। हमने कहा हाँ बिल्कुल है। और मात्र 1 महीने ही आए, उनके आते इतना फंक्शन अच्छा करने लगे कि फिर दोबारा उनको कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई, केवल भोजन सुधार। तो ये जो चीजें हम आज बोल रहे हैं, आपको जो बता रहे हैं, जो संस्मरण आपको सुना रहे हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और आप भी देखेंगे, आप भी आजमाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका घर स्वस्थ, परिवार, बच्चे सभी स्वस्थ रहेंगे। तो हम आज चलते हैं पहले भोजन के अंगों पर। भोजन के क्या अंग हैं उन पर हम विशेष ध्यान देंगे, उनका क्या रोल है हमारे शरीर पर, शरीर के निर्माण पर, इस पर भी ध्यान देंगे। तो पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम हिंदी में श्वेतसार भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का रोल है हमें ऊर्जा देना। कहते नहीं एथलीट को जैसे ही दौड़ के आया, पसीना निकला,
2 चम्मच ग्लूकोज लिया, पानी लिया, उसकी क्षतिपूर्ति हो गई, एनर्जी लेवल फिर एज इट इज हो गया। कार्बोहाइड्रेट का ये रोल है कि एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट आपका एक दलीय भोजन है, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, ये जितना एक दलीय है ये सब कार्बोहाइड्रेट है। गन्ना है, गुड़ है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के अंग है, जितना मीठा है। और जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन अगर हम देखें तो हमारे सलाइवा से होता है। हमारे भोजन का पाचन कार्बोहाइड्रेट का मुंह से शुरू हो जाता है। अगर रोटी गेहूं की चबा के खाएं, सूखी रोटी, कुछ देर में आप देखेंगे उसमें अपने आप मिठास आने लगी। तो मिठास क्या हुआ, सलाइवा से रिएक्ट करके वो हमारा फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया। तो एक स्टेप तो उसका हमारा सलाइवा के माध्यम से मुंह में ही डाइजेस्ट हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट जब नीचे जाएगा तो लीवर को बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और फ्रुक्टोज को सीधे ग्लूकोज में और ग्लूकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि भोजन को खूब चबा करके खाएं। कहा गया है ईट मिल्क एंड ड्रिंक ब्रेड, दूध को चबा के खाइए जिससे सलाइवा उसमें मिल जाए, तो जो लैक्टोज है वो आपका आराम से फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। रोटी को इतना चबाइए कि सलाइवा से वो रिएक्ट करके मिल करके फ्रुक्टोज में बदल जाएगी और अंदर जाते ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के लीवर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये तो हमारे भोजन को चबाने का बहुत ही महत्व है। अब दूसरा भोजन में आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन द्विदलीय भोजन जितना है, भोज्य पदार्थ हैं, दालें हैं, इसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन हमारी छाती का निर्माण करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है। ग्रोइंग एज में बच्चों को प्रोटीन की विशेष आवश्यकता होती है, तो इसलिए उनको प्रोटीन की मात्रा विशेष रूप से देने की जरूरत है। लेकिन अब समस्या आज ये हो गई है कि जो आज से 50 साल पहले दालों के अंदर प्रोटीन था, वो रिसर्च के माध्यम से जानकारी मिली है कि वो प्रोटीन की मात्रा प्रोटीन में दालों में नहीं रह गई। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा विकल्प सोचना चाहिए, अलग से हमें कुछ प्रोटीन ऐसा मिले जो हमें पर्याप्त मिल सके। प्रोटीन का पाचन आपका बाइल से होता है, जो पित्त रस होता है, जो गाल ब्लेडर छोड़ता है, उससे होता है, खट्टे रस से होता है। तो दाल को जब भी खाएं भोजन के साथ कम मात्रा में लें, या एक टाइम जो है अंकुरित करके या बॉयल करके प्रोटीन ही लें। प्रोटीन के साथ आप नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं, खट्टे फलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन को के लिए खटाई की जरूरत थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा। तो भोजन में जैसे ही वो स्टमक में, उसका पाचन स्टमक में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका मुंह में स्लाइवर से होता है, प्रोटीन का पाचन आपका स्टमक में होता है। लेकिन अगर ज्यादा प्रोटीन वाला भोजन या चिकनई वाला भोजन, चिकनई का भी पाचन आपके बाइल से होता है। तो प्रोटीन और चिकनई अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं और एसिडिटी अगर बनना शुरू हो गई, तो बाइल का सेक्रेशन फिर आगे कंटिन्यू होता है। और इस बाइल के अधिक सेक्रेशन के कारण ही हमारी बॉडी में स्टोन बनने शुरू होते हैं, चाहे वो गाल ब्लेडर का स्टोन हो, चाहे किडनी का स्टोन हो, कहीं का भी स्टोन वो बन सकता है। तो इसलिए प्रोटीन की मात्रा ग्रोइंग एज में तो विशेष जरूरत है, लेकिन अगर मांसपेशियों का निर्माण की जरूरत ज्यादा नहीं है, फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं है, तो हमें प्रोटीन की मात्रा कम लेनी चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए प्रोटीन विशेष जरूरी है। अब इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद आपका फैट। फैट आपको एक स्निग्धता प्रदान करता है, लेकिन फैट वो फैट जो आपको बॉडी एक्सेप्ट कर सके, इजिली डाइजेस्टेबल हो सके, इजिली डाइजेस्ट हो सके।
तभी ये हमारे सरसों का तेल है, शुद्ध सरसों का तेल, देसी घी है। अगर इसकी शुद्धता में विश्वास नहीं है तो न लेना ही ठीक है। हमने अनुभव किया, अध्ययन किया कि हमारा ये क्षेत्र एक बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहां अलसी बहुत होती है और अलसी का प्रयोग वो लोग तेल के रूप में करते हैं, जाड़ों में लड्डू बना के भी खाते हैं। और वहां हमने देखा ज्यादातर लोग लंबाई में 6 फुट के हैं, उनकी कलाई बहुत मोटी है और बहुत ही अच्छी बॉडी है, पेट बिल्कुल नहीं निकला होगा, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ता ही नहीं है। कहने का तात्पर्य वहां का एनवायरमेंट या वहां का खान पान और सूखा एरिया है, तो इसलिए अलसी हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, ये सब चीजें वहां ज्यादा होती है। तो जहां जो चीज ज्यादा होती है वहां उसका सेवन ज्यादा होता है, तो इसलिए उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। अब आगे आगे मिनरल साल्ट्स और विटामिन। मिनरल साल्ट्स हमारी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को बनाने का काम करता है। जितना ही हम अधिक से अधिक मिनरल साल्ट हमारी बॉडी में जाएंगे उतना ही हमारा स्केलेटन मजबूत होगा। कहते हैं ना, अरे इसका तो वजन, हड्डियों का वजन ज्यादा है क्योंकि मोटी हड्डियां हैं, इसका मतलब उसका स्केलेटन सिस्टम बहुत मजबूत है, स्ट्रांग। और ये हमारा विटामिन, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। अगर हम फल और हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो हमें विटामिन सी की भी जरूरत है, विटामिन ए की भी जरूरत है, विटामिन बी की भी जरूरत है, विटामिन डी की भी जरूरत है। विटामिन डी और विटामिन सी की प्रेजेंस में ही हमारा कैल्शियम डाइजेस्ट होता है। ऐसे कैल्शियम कितना भी हम खा लें, अगर पर्याप्त विटामिन सी, विटामिन डी नहीं है तो हमारा कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होगा और वेस्ट चला जाएगा और वो कहीं ना कहीं स्टोन बनाने का काम भी करेगा। हमने अक्सर देखा है कि जो केमिकल्स वाला कैल्शियम ले रहे हैं लोग, उनको अधिकांश कुछ समय के बाद स्टोन की संभावनाएं हो जाती है। और एक बार अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना शुरू हुआ तो जल्दी फिर रुकता नहीं, क्योंकि एसिडिटी रोक नहीं पाते हैं। अगर एसिडिटी को हम रोक लें तो निश्चित रूप से धीरे धीरे स्टोन भी गलने लगते हैं। किडनी का स्टोन तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन आसानी से निकलता नहीं है। पहले वो टूटता है, टूटने के बाद फिर अगर नेक में फंस गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए उसमें बहुत सावधानी की जरूरत होती है। तो ये तो भोजन के हमारे 5 अंग। एक अंग और है जो कि हमारा है पानी, वाटर। तो ये 6 तत्व भोजन के मूल तत्व हैं और इन तत्वों को हमें बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की जरूरत है, समझदारी से प्रयोग करने की जरूरत है। अब बहनें भोजन में किचन बनाती हैं, पूरा बच्चों के लिए टिफिन तैयार करती हैं। अब बच्चों की चॉइस क्या है, बचपन से ही हमने उनकी आदतें ऐसी बिगाड़ दी हैं, टॉफी ले आना, चॉकलेट ले आना, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ये सब बाहर का। और जब बाहर का बच्चे खाने लगते हैं तो घर का खाना स्वभावतः अच्छा ही नहीं लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है, तो उसमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं उसका एडिक्शन हो जाता है। अब कुरकुरे जो बच्चे खा रहे होते हैं, क्या कुरकुरे आपके भूख को मिटा पाएंगे? नहीं मिटा पाते। जाके भर तो जाता है, अब गैस्ट्राइटिस अलग हो जाती है। एक बच्चे का हम उदाहरण देना चाहेंगे। आज से करीब 18-20 साल पहले लखनऊ में महानगर का बगल में होटल था। घर से निकल करके वो फास्ट फूड लेता था और आराम से कोल्ड ड्रिंक लेता था। माँ हमें उसको लेकर के आई थी दिखाने के लिए। तो जब हमने लाइफ स्टाइल के विषय में जानकारी लिया तो बताने लगे कि घर का खाना ही नहीं खाता है, बगल में रेस्टोरेंट है, वहां से अपना जो भी खाना होता है वहां खा लेता है। कोल्ड ड्रिंक, जब पानी पीना है कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखी रहती है, वो पीता रहता है। ये इसकी लाइफ स्टाइल है। 16 साल की उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस। तो कहने का तात्पर्य ये स्थितियां किसने पैदा किया? हमने, आपने पैदा किया, पेरेंट्स ने पैदा किया। उसको, बच्चे को शुरू में क्यों नहीं रोका गया? हमारे यहाँ बच्चे जब रहे, टॉफी लाए, चॉकलेट लाए, फेंक दिया जाता रहा या बांट दिया जाता रहा बाहर, क्योंकि घर में रखा ही नहीं गया। घर में रखा जाएगा तो खाया जाएगा।
खाया जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमें इन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो अब भोजन की प्रिपरेशन हम ऐसे ढंग से करें, बहनों से यही निवेदन हम करेंगे कि वो कम से कम अपना मेनू ऐसा बना ले कि बच्चे को हमें टिफिन में क्या देना है, अब बच्चा मेरा क्या खा के जाएगा। अगर शुद्ध शुद्ध दूध मिल रहा है तो उसको 1 गिलास सुबह दूध, 1 गिलास शाम को दूध, और इसके साथ उबला हुआ अंकुरित मूंग हो, अंकुरित चना हो, लोबिया हो, ये 1 कटोरी उसको, और उसमें आराम से काली मिर्च, काला नमक, भुना पिसा जीरा, थोड़ा सा नींबू, ये अगर दे देते हैं, और कोई एक फल, और दूध 1 गिलास, इतना अगर घर से करके देते हैं तो जो टिफिन ले जाएगा उसमें आप रोटी दें, हरी सब्जी दें, कभी कभार आप टोस्ट दे सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप इस तरीके से उसको पुआ बना के दे सकती हैं, उत्पम बना के दे सकती हैं, चीला बना के दे सकती हैं। बहुत सारी ये चीजें आप उसको दे सकते जो बच्चे को अच्छा लगे। बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है। और आपकी डाइनिंग टेबल पर फल रखे ही रहने चाहिए, बच्चा देखेगा अपने आप खाएगा। गाजर रखी रहनी चाहिए, मूली सीजन में मूली रखी रहनी चाहिए, जो भी है फल और सलाद टेबल पर आपके रहना चाहिए। देखने से अपनी आप इच्छा चलती है। हम आप ये चीजें रखते ही नहीं है, और रखते हैं तो बंद रखते हैं, निगाह के सामने होना चाहिए। अब बच्चों की विशेष रूप से, और बच्चों को साथ में खिलाइए, है ना। उससे क्या है कि आपको देखेगा खाता हुआ तो बेटा भी खाएगा। और टीवी और मोबाइल खाते समय बिल्कुल ही बंद रहना चाहिए। पूरा कंसंट्रेशन आपका आपके भोजन पर हो। एक छोटी सी जानकारी, अगर आपको भूख नहीं लगी है, किचन में खाना बन रहा है, तो आप किचन में जाइए, खुशबू जैसे ही आएगी हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा, 5-10 मिनट में आपको अपने आप भूख लगाएगी। तो ये जितना भी सेक्रेशन है हार्मोन्स का, भोजन को देख करके अपने आप, जैसे आपको बिल्कुल प्यास लगी हुई है, पानी उपलब्ध नहीं है, केवल और केवल नींबू का, इमली का स्मरण कर लीजिए, मुंह में आपके पानी आ जाएगा, सलाइवा आ जाएगा, आपको प्यास में अपने आप कमी हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल। अब रह गया भोजन की प्रिपरेशन। भोजन की प्रिपरेशन में कोशिश ये करें कि चिकनाई का प्रयोग केवल हल्दी जीरा भूनने भर के लिए करें। प्याज लहसुन जो भी और मसाले सब डालने हैं सब्जी के साथ ही डालें, उनको फ्राई नहीं करना है। तेल में जब डीप फ्राई आप कर देते हैं तो मसालों के जो मूल तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं, जबकि हमारे मसाले सभी बहुत ही फायदेमंद हैं। तो ये इस बात का विशेष हमें ध्यान देना है, और धीमी आंच में पकाएं, खुली कढ़ाई में पकाएं, तो निश्चित रूप से उसका स्वाद इतना अच्छा रहेगा कि बच्चे भी अपने आप इन चीजों को पसंद करेंगे। इसके साथ बच्चों का टिफिन दे दिया, स्कूल से आते हैं, कोशिश करिए तुरंत कोई सब्जियों का सूप है, फलों का जूस है, या दूध है, या सत्तू घोल है, मतलब लिक्विड उस समय आते ही दे दीजिए। लिक्विड क्या है कि तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है, थकान मिट जाती है। अगर किसी पुरुष को शुगर है तो आते ही उसको सत्तू का घोल दे दीजिए या सब्जियों का सूप दे दीजिए, देखिएगा उसको एनर्जी तुरंत मिल जाएगी। इसके आधा पौन घंटे 1 घंटे बाद उसको भोजन दीजिए। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हम अपने भोजन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। अब रह गई कुछ परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। जैसे मैंने देखा कि आजकल गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा है, खाली पेट होते ही गैस बनने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, एसिड बनने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। और सिर दर्द तब तक नहीं ठीक होता जब तक उल्टी नहीं हो जाती,
क्योंकि जब स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो नेचर उसको निकालने की कोशिश करती है, प्रकृति उसको निकालने की कोशिश करती है। ऐसे व्यक्ति को ज्यादा समय खाली पेट नहीं रहना है। तो सुबह कोशिश करें, जैसे डायबिटीज का मरीज है तो शाम को मेथी दाना 1 चम्मच भिगो दिया, सुबह खाली पेट उठते ही बिस्तर से बिना ब्रश किए हुए मेथी का पानी चम्मच से चलाया, मेथी का पानी छान लिया, पानी पी लिया, 2 गिलास ऊपर से सादा पानी पी लिया। आप देखेंगे कि ये सादा पानी और मेथी का पानी जाते ही आपके पेट के अंदर गैस जो है वो अपने आप निकल जाती है और 5-7 मिनट में ही आप मोशन लगता है और मोशन जाते हैं तो पेट साफ हो जाता है। अब जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा है कि उठते ही गैस बनने लगती है, वो एसिड खट्टी डकारें आती हैं, ऐसा इंडाइजेशन है, तो उनके लिए अंजीर मुनक्का, अगर 3 अंजीर और 20 मुनक्का 25 मुनक्का भिगो दिया है, उसको चम्मच से चलाकर पानी छान ले, पानी पिला दें अंजीर मुनक्के का, और अंजीर मुनक्के को रख दे, वो ब्रेकफास्ट के समय दे दें। तो ये एसिडिटी के, जो हाइपर एसिडिटी के मरीज हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है। और 2 गिलास सादा पानी पिए। इसके बाद देखेंगे कि पानी पीते ही उनको मोशन अपने आप जाना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या धीरे धीरे यहाँ से ठीक होती है। मेथी का पानी पीने से शुगर में आराम मिलता है, आर्थराइटिस में आराम मिलता है, और अंजीर मुनक्के का पानी पीने से आपके हाइपर एसिडिटी में फायदा मिलता है, गैस में, अल्सर में फायदा करता है, सरदर्द में फायदा करता है। और अगर कोई भी इस तरीके की परेशानी नहीं है, बच्चों को तो विशेष रूप से हल्का लुक वार्म वाटर लें और 1 नींबू निचोड़ करके बच्चों को सुबह खाली पेट दे दें, तो विटामिन सी की उनकी पूर्ति हो जाएगी और पूर्ति के साथ उनके दांत भी मजबूत रहेंगे, कैल्शियम डिफिशियंसी नहीं होने पाएगी। और ये सुबह का पानी स्टमक की धुलाई और सफाई के लिए विशेष महत्वपूर्ण। स्टमक एक वेसल है, एक बर्तन है। जैसे हम दाल पकाते हैं बर्तन में, क्या दाल पकाने के बाद उसमें दूध पका सकते हैं, क्या गरमा सकते हैं? क्या नहीं गरमा सकते। उसको पहले धोना पड़ेगा, तब फिर हमें दूध गरमा सकते हैं। उसी तरीके से हमारा ये स्टमक वेसल है, इसकी भी एक बार धुलाई और सफाई होनी जरूरी है। तो सुबह जैसे ही ये पानी पीते हैं, अंजीर मुनक्के का, मेथी का पानी, नींबू पानी, तो आपके स्टमक की धुलाई और सफाई हो जाती है, तो किसी प्रकार का उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता है। क्योंकि रात का भोजन अगर कुछ पड़ा हुआ अंश रहा, दोबारा भोजन कर लिया और उसकी धुलाई सफाई नहीं हुई, तो इन्फेक्शन यहाँ पैदा होता रहता है। इसलिए इसकी धुलाई सफाई वेसल की बहुत जरूरी है कि एक बार सुबह धुलाई और सफाई हो जाए। आप देखेंगे कि 1 घंटे बाद आपको जो यूरिनेशन होता है, पेशाब होती, खुल करके होती है, मतलब पूरे शरीर के भ्रमण करके, वो घूम करके यूरिन के माध्यम से टॉक्सिन्स को बाहर करने का काम करता है। क्योंकि सुबह जब उठ करके पेशाब करने गए हैं तो पेशाब गंदा, गाढ़ा, पीला हुआ। अब 1 घंटे बाद जब ये पानी पीने के बाद अब यूरिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम साफ पेशाब हुआ। इसका मतलब पानी की आवश्यकता आपकी बॉडी को बहुत है। और पानी न पीने से हमारी किडनी डैमेज होती है, हमारे और बहुत सारी चर्म रोग होते हैं। तो पानी हमें दिन भर में 2.5-3 लीटर अवश्य पीना चाहिए। प्यास ना लगे तो भी हमें पीना चाहिए, क्योंकि जो भोजन कर रहे हैं उसमें हम नमक भी ले रहे हैं, फर्टिलाइजर भी जा रहा है, कीटनाशक भी जा रहा है, बहुत सारे अराजक तत्व जा रहे हैं ये। तो इनको हम कैसे बाहर करेंगे? इनको बाहर करने का तरीका ही है कि हम अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। आप एक मोटा उदाहरण देखें कि खेत में अगर फर्टिलाइजर का प्रयोग धान में, गेहूं में हो रहा है तो उसको पानी की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि पानी नहीं जब मिलता है तो वो मुरझा जाता है। वैसे हम नमक जब ज्यादा खाते हैं, तेज नमक खाते हैं, तो भी हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। अगर नमक कम खा रहे हैं तो पानी की आवश्यकता कम है, ज्यादा खा रहे हैं तो ज्यादा है पानी की आवश्यकता। तो किडनी को सेफ रखने के लिए भी हमें जरूरत है पानी की। और मैंने पहले ही बताया कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जिसकी हर रोग का जनक है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन से अगर ये भोजन सुधार आप कर लेते हैं, फल सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, फाइबर पर्याप्त मात्रा में जा रहा होता है,
तो निश्चित रूप से आपका कॉन्स्टिपेशन विद इन 10 डेज आपका ठीक हो जाएगा। अब जैसे हम किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो इसबगोल की भूसी रात में 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच लेने को सजेस्ट करते हैं। तो इसबगोल की भूसी कोई रेचक दवा नहीं है, एक फाइबर है, सॉफ्ट फाइबर है। तो ये अगर लूज मोशन है तो उसको बांधने का काम करेगा, हार्ड मोशन है तो उसको पफी करके वॉल्यूम बढ़ाने का काम करेगा, और स्मूथली हाथों से पास ऑन कर देगा, पास आउट कर देगा स्टूल को। अब इसके बाद अगर किसी को आईबीएस प्रॉब्लम है, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम की बीमारी है, या पेचिस की बीमारी पहले कभी हुई है, तो उसके अंदर भी मल रुकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको कुटज और विल्व लेने की आवश्यकता होती है। कुटज क्या है? जड़ी बूटी है, पेड़ की छाल का पाउडर होता है। और बेल क्या है? विल्व क्या है? बेल है। तो बेल भी आपके आंतों के वायरस को, जर्म्स को, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम ये दोनों चीजें करती है। तो ये छोटी सी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो आईबीएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, एमेबियासिस है, उसको ठीक करने में रामबाण औषधि का काम करती है। और इसका सेवन अगर बिल्व और कुटज का सेवन दही से अगर कर रहे हैं तो उसमें और सोने में सुहागा हो जाता है। तो पेट संबंधी बीमारियों को अगर ठीक करना है तो हमें भोजन को ही ठीक करना है। अगर किसी को भी कभी भी एक बार पेचिस हुई है, दवा के माध्यम से दब तो गई है, ठीक हो गई है, लेकिन उसको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब कड़ी कच्ची कुरकुरी चीजें खाएगा तो गैस फॉर्मेशन बढ़ेगी, सलाद खाएगा तो गैस प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये भी जानना समझना बहुत जरूरी, इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वही चीज किसी को फायदा कर सकती है, वही चीज किसी को नुकसान कर सकती है। इसलिए एक बार काउंसलिंग होना बहुत जरूरी होती है। तो ये तो रहा आपके भोजन के विषय में। अब जैसे किसी को डायरिया हुआ है, अब डायरिया में हम तुरंत जो है, जैसे लूज मोशन हुए, उल्टी हुई, तब तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, सलाइन चढ़ाता है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है और बेड रेस्ट होता है। लेकिन अगर आप घर पे ही हैं, आप कुछ नहीं, 1 चम्मच अजवाइन लें, 1 चम्मच सौंफ लें, आधा लीटर पानी में खौला लें, खौला के पानी को छान लें, और 10-10 मिनट में इसको आधा आधा गिलास, 1-1 कप देना शुरू कर दें। और जैसे ही डायरिया हुआ है उसको 1-2 गिलास, 3 गिलास गर्म पानी पिला दें। उसको आएगी तो एक उल्टी आएगी, अगर दस्त आएगा तो एक दस्त आएगा। अब इसके, क्योंकि कोई ना कोई इन्फेक्शन गया है, अब नेचर उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, और आपके अंदर उतनी जीवनी शक्ति नहीं है कि उसको आप बर्दाश्त कर सकें। इसलिए बॉडी से वो पानी खींच खींच करके लूज मोशन के रूप में और उल्टी के रूप में ला है, इसीलिए आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो जब आप पानी पीते हैं, गर्म पानी में हल्का सा नमक मिलाकर के पीते हैं, तो ये पानी का एब्जॉर्प्शन स्टमक में बढ़ जाता है। और अगर लूज मोशन ज्यादा हो रहा है तो एक गर्म पानी का एनीमा भी दे देते हैं। गर्म पानी का एनीमा देते ही आपका लूज मोशन एकदम ठीक हो जाता है, क्योंकि वहां से भी पानी का एब्जॉर्प्शन हाथ से भी शुरू हो गया, स्टमक से भी पानी का एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया। आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक उल्टी आएगी, एक दस्त आएगा, बस। और पेट में आप ठंडी पट्टी रख दें, आधा घंटे में देखेंगे आपका डायरिया, डिहाइड्रेशन आधा घंटे के अंदर ठीक हो गया। जो खाल आपकी सिकुड़ रही थी, लूज हो रही थी, वो एकदम ठीक हो गई, क्योंकि पानी की क्षतिपूर्ति हो गई। अगर किसी को पेचिश आ रही है तो ऊपर से कोई भी ठोस आहार बंद कर दें, नींबू पानी देना शुरू कर दें, और सौंफ और अजवाइन का ये पानी भी दे सकते हैं। नहीं तो हर घर में हम चाहेंगे कि बरसात के सीजन में विशेष रूप से सौंफ और अजवाइन का अर्क मार्केट में मिलता है, 1-1 बोतल दोनों की ला के रख लें। चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, किसी को भी कोई भी समस्या है, लूज मोशन की या झिमी चिल्लाहट की, उल्टी की, इंडाइजेशन की, अफरा की, तुरंत अजवाइन और सौंफ का अर्क 10-10 ml दे दीजिए। आप देखेंगे कि आधा घंटे में ठीक हो गया। अगर किसी को किसी भी समय हार्ट में दर्द हो रहा है, गैस की वजह से इंजाइना टाइप का लग रहा है,
चुभन चुभन जैसी हो रही है, अब 2-3 4 लहसुन चबा करके गर्म पानी पिला दीजिए। विदिन 5 मिनट उसकी जो है दर्द में आराम मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद लापरवाही नहीं करनी है, उसको तुरंत जो है डॉक्टर से जाकर के सलाह जरूर लेनी है, बीपी चेक कराना है। और पहले से अगर हार्ट की कोई बीमारी नहीं है तो जो दवा आप ले रहे होते हैं उस दवा को लेना है, लेकिन प्रॉपर वे पे अपने भोजन को ठीक करना है। और हार्ट अटैक उन्हीं को ज्यादा होता है जो लोग लेट आवर्स में भोजन करते हैं, रिच और स्पाइसी, फैटी और स्पाइसी भोजन करते हैं और सो जाते हैं। 11-12 बजे भोजन किया और तुरंत सो गए, तो 3 घंटे बाद पल्पिटेशन बढ़ता है और हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कोशिश करें 8 के पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए, 2-3 घंटे बीच में गैप हो जाए दी बेस्ट है। इसके बाद पानी पी करके आराम से ध्यान करके सोइए, कभी कोई अटैक की संभावना ही नहीं होगी। आप अपनी संभावनाओं को, हार्ट अटैक की संभावनाओं को अपने से अपने आप दूर रखें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो निश्चित रूप से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और जैसे ही कोई बीमारी लगने के बाद कोशिश ये करें कि दाल और रोटी ना खा करके सब्जी रोटी और सब्जी दाल, मतलब प्रोटीन को अलग खाएं और रोटी को अलग खाएं। एक टाइम प्रोटीन की डाइट लें और एक टाइम सब्जी रोटी की डाइट लें, लेकिन प्रोटीन के साथ भी हरी सब्जियां, ताजे फल लेना जरूरी है। मतलब आपके भोजन में 80% क्षारीय भोजन होना चाहिए और 20% अम्लीय भोजन होना चाहिए। और ये प्रोपोर्शन हमारा बदल चुका है। अब 80 हमारा एसिडिक हो गया, 20 हमारा क्षारीय हो गया। 20 क्या कहिए 10% ही क्षारीय रह गया, कोई फल खाना ही नहीं चाहता, सब्जियां, हरी सब्जियां खाना ही नहीं चाहता। तो इस वजह से ये बैलेंस बिगड़ गया। तो इस बैलेंस को हमें अगर ठीक रखना है तो सब्जी फलों की मात्रा हमें अधिक से अधिक सेवन करने की जरूरत है। और जैसे सीजन इस समय आ रहा है आंवले का, आंवला 2-4 आंवले की चटनी रोज बनाइए। हरा धनिया, मीठी नीम, करी पत्ता, ये सब थोड़ा सा मसाला डाल के आंवले को, कच्चे आंवले की चटनी बनाइए और देखिए, चाहे दाल में डाल के खाइए, चाहे चटनी से ही रोटी खा लीजिए, चाहे चटनी से चावल भात खा लीजिए। जो चीजें हैं, तो इससे आपको क्या होगा, पर्याप्त विटामिन सी मिल जाएगा। हरा धनिया और करी पत्ता, ये दोनों औषधि गुण इनके अंदर बहुत अधिक हैं। तो इन चीजों का सेवन अगर आप भोजन में आप जोड़ लेंगे, मिला लेंगे, तो निश्चित रूप से। और मसाले सभी नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है, लाल मिर्च के अलावा। लेकिन मसालों का प्रयोग सब्जी में ऊपर से करें, उनको डीप फ्राई ना करें। जब सब्जी डाल रहे हैं उसी के साथ मसाला भी डाल दें और आंच में, धीमी आंच में पकने दें। पहले यही होता था, पहले सब्जी छोंक जाती थी, सिल पर मसाला पीसा जाता था, मसाला ऊपर से डाला जाता था, उसको डीप फ्राई नहीं किया जाता था। अब पूरे घर में मसाले की खुशबू अपने आप अच्छी जाती है और हर एक की भूख अपने आप बढ़ जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने किचन में ध्यान देने की जरूरत है। माताओं बहनों से हम यही निवेदन करेंगे कि बच्चों को पानी पीने का विशेष ध्यान दें, फल और हरी सब्जियों का टेस्ट डेवलप कर दें, मसाले आप अपनी रुचि के अनुसार ही प्रयोग करें और निश्चित समय पर भोजन का नियम बना लें कि हम निश्चित, क्योंकि हार्मोन्स का सेक्रेशन उसी समय फिर होने लगता है। अगर मान लीजिए 8 बजे आप ब्रेकफास्ट दे रहे हैं तो 8 बजे आपका अपने आप भूख लगाएगी। 2 बजे आप लंच ले रहे हैं तो 2 बजे अपने आप भूख लगाएगी। और बीच में कुछ ना खाने की आदत डालें, क्योंकि आजकल थायराइड भी बहुत हो रहा है। थायराइड के पीछे होने का रीजन एक ही है, जल्दी जल्दी भोजन करना और खट्टी चीजों का प्रयोग ज्यादा करना। अगर गैप आपका भोजन के बीच में अगर है, जवान लोगों को 2 बार भोजन करना चाहिए, बच्चों को 3-4 बार भोजन करना चाहिए, और बूढ़ों को तो एक ही बार भोजन पर्याप्त है। तो अगर ये क्रम हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी स्वस्थ रहेंगे, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी स्वस्थ रहेंगे निश्चित रूप से। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, और मुझसे कोई गलती हुई हो तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।